अस्सलामु अलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। मोहब्बत दिल पे दस्तक, किस्त नंबर 8, हिस्सा नंबर 2। आप शायद यही सुनना चाह रहे थे। नगीन ने गाड़ी की चाबी इसकी तरफ बढ़ाते हुए तंज से कहा, फिर इसे तंबी करने वाले अंदाज में बोली, इतनी देर से जा रहे हैं, मैं रात यहीं ठहरूंगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की बजाय वो वहीं रुककर पलट गया। नगीन अपनी झोंक में चलती इससे टकराई थी। क्या हुआ? इसने संभल कर पूछा। तो अनस ने संजीदगी से कहा, ये ठहरने वाला प्रोग्राम कब बना? अभी नहीं बना, मैं कितने ही दिनों से चाह रही थी। शादी के बाद कभी भी वहाँ नहीं रुकी। नगीन ने मुस्कुराते हुए अपनी बात की वजाहत की तो वो फिलफोर बोला, मिलने तो जाते रहे हैं ना सबसे, क्या हो गया अनस? एक तो रोज़ की तो बात है, अम्मी के पास रुकने को दिल चाहता है। वो अभी मुस्कुरा रही थी मगर अनस यूं ही संजीदा था। और मेरे पास रुकने को? इसकी बात पर वो हैरान हुई थी। कैसी बात कर रहे हैं आप? और कहाँ रहना है मुझे? सारी ज़िंदगी आप ही के साथ तो बसर करनी है, मगर माँ बाप का घर तो अपनी जगह अहमियत रखता है, आपकी अहमियत अपनी जगह। एनीवेज, तुम वापसी पर मेरे साथ आ रही हो, वो इसी अंदाज में कहता हुआ पलट गया था। नगीन ना समझी की कैफियत में इसके पीछे बाहर निकल आई। इतनी देर कर दी अनस, क्या खाने के टाइम पर वहाँ पहुँचोगे? ताई जान इसे सरजनिश कर रही थी। बस अम्मी, निकल रहे हैं हम। नगीन भी इन्हें खुदा हाफिज कहती अनस के हमरा बाहर निकल आई। अनस के साथ सफ़र के दौरान हमेशा ही वह बहुत इंजॉय करती थी। इसकी शोखी, शरारत और हंसी को होंठों से जुदा होने ही नहीं देती थी, मगर आज पहली बार वो बहुत खामोश सी थी। क्या बात है मिसेस, क्या ज़बान गर ही में भूल आई हैं? वो इसकी खामोशी का माखिज जानते हुए मुस्कुराकर पूछ रहा था। मलिह चेहरे पे छाई संजीदगी से नगीन की खुफकी भांपना कतई मुश्किल अमर था। और इधर वो जैसे इसी इंतजार में थी। नाराज़गी से बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतने जालिम शोहर साबित होंगे। ओहो, ये दफ़ा कब आयद हुई मुझ पर? वो जैसे हैरान हुआ था। अभी कुछ देर पहले। कितनी सफाकी से आपने मुझे अम्मी के यहाँ रहने से मना किया था, वो हनूज से खुफकी बड़े अंदाज में कह रही थी। अनस को हंसी आ गई। सफाकी से कब? ओके, तो अब प्यार से बल्कि मिन्नत समाजत से मना कर देता हूँ। आप चाहे किसी भी अंदाज में मना करें, सफाकी ही कहलाएगी। और इससे सफाकी के पीछे जो प्यार बल्कि इश्क छुपा है, इसका क्या? वो मुस्कुराहट दबाते हुए पूछ रहा था, मगर वो यूं ही सीने पर बाजू लपेटे खफा खफा सी विंडो स्क्रीन के पार देखती रही। तब वो कदरे संजीदगी से बोला, अगर तुम मेरी बात को समझती तो नाराज़ नहीं होती। नगीन ने तीखी नज़रों से इसे देखा था। क्या बात थी जो मैं नहीं समझी? दिल ने तुझे आदत ही बना डाला है जाना, तेरे बिना अब अपना गुजारा ही नहीं है। वो हल्की सी सांस भरते हुए कह रहा था। कुछ इस बर्जिस्ती से बोला कि नगीन से अपनी संजीदगी बरकरार रखना महाल होने लगा। ये शेर तो वो रट्टू तोते की तरह बोलता था। क्या अब भी मज़ीद वजाहतों की ज़रूरत है? वो इसके चेहरे पे फैलते रंगों से महफूज होते हुए पूछ रहा था। फिर इसका हाथ थामकर स्टीयरिंग व्हील पर रख लिया। अमूमन मर्द अपनी बीवियों से अपनी दिली जज्बात छुपा कर रखते हैं, शायद इस डर से कि वो सर पर न चढ़ जाए, मगर मुझे ऐसा कुछ खौफ लाहक नहीं है। मैं आज भी तुमसे कहता हूँ और कहता रहूँगा, आई लव यू सो मच स्वीट हार्ट, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, एक दिन भी नहीं। वो बड़े संजीदा अंदाज में कहता नगीन के दिल को तफाकुर, तमानियत और मोहब्बत से भर गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर सिग्नल पर ट्रैफिक सर्जन ने ये देख लिया तो वो जरूर चालान कर देगा। मुस्कुराते हुए नगीन ने इसके हाथ मजबूती से अपने हाथों तले लेते हुए हाथ की तरफ इशारा किया तो वो दो बदू बोला, शादी के बाद मियाँ बीवी को मिलकर गाड़ी चलानी चाहिए, ऐसा जिंदगी की गाड़ी के मुतालिक कहा गया है। नगीन ने तसी की थी। हम दोनों में कुछ भी तुम्हारा और मेरा नहीं, बल्कि सब कुछ हमारा है। निगी, तुम मेरी जिंदगी की हिस्सेदार हो, और ये बात मैं सार्जनेट को भी बता दूंगा। बड़े जज्बाती अंदाज में कहते हुए आखिर में वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो नगीन ने अपने हाथ इसकी गिरफ्त से खींच लिए। आप तो आज डबल चालान करवाने के मूड में हैं, तो मेरा मूड समझने लगो तो बात ही क्या है। वो हल्की सी सांस खींचते हुए जो मायनी अंदाज में बोला तो इसे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर वो हमेशा की तरह झिंप सी गई। फिर इसका ध्यान बटाने की खातिर बोली, सामने देकर ड्राइविंग करें और ये सोचे कि घर जाकर देर से आने की क्या वजह पेश करेंगे। डोंट वरी, बहुत से बहाने हैं मेरे पास, वो इसे तसल्ली देते हुए बोला। तो नगीन ने फिलफोर कहा, बराए मेहरबानी मेरे वाला बहाना मत करिएगा, मैं पूरे टाइम पर तैयार हुई थी। ओके, कुछ और? वो फर्माबरदारी से बोला। तो नगीन ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। हाँ फिलहाल तो। इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई तो इसकी शरारत भांपकर हंसते हुए नगीन सिमट कर दरवाजे से लग कर बैठ गई। इसके अंदाज पर अनस भी महफूज होकर हंस दिया था। छोटी सी गलत फहमी कर देगी जुदा हमको, हालात ना बदलेंगे मालूम ना था हमको,
رشتوں کی ہمیں پہچان نہ تھی اتنی، کہنے کو مراسم بھی اپنے تھے بہت گہرے۔ کچن کا سارا کام نپٹانے کے بعد انس سے فون پر بات کر کے سالہ بیگم کو بتانے کے بعد وہ اپنا کمرہ سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ہلکے سے میوزک سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شاعری سے قطع نظر اس کا دھیان صرف ردھم کی طرف تھا، مگر درد اسی کو شدید ہوتا ہے جسے چوٹ لگتی ہے۔ تبھی تو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نوفل کا دھیان غزل کے لفظوں میں اٹکا تھا۔ بیڈ شیٹ کی سلوٹیں دور کر کے وہ سیدھی ہوئی تو سامنے استادہ نوفل احمد کا منجمد سا انداز لہجہ ور کو اسے ٹھٹکا گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے بھرپور لاپرواہی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے خود کو اس کی موجودگی سے یکسر بے نیاز ظاہر کیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور نوفل احمد اتنا بے وقوف تو نہیں تھا کہ اس کا ٹھٹکنا اور پھر سنبھلنا محسوس نہ کر پاتا۔ یوں بھی صبا کے معاملے میں اس کی قباحت کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ معتدل قدموں سے چلتے ہوئے جا کر اس نے سی ڈی پلیئر آف کر دیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی۔ میوزک بند ہوتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی، پھر جیسا یاد دہانی کراتے ہوئے بولی، یہ میوزک میں نے اپنے لیے لگایا تھا، اس وقت میں بھی اس کمرے میں موجود ہوں۔ نوفل نے سرد مہری سے کہا تھا، آپ شاید بول رہے ہیں کہ اس کمرے میں میرا بھی حق ہے۔ اس کے جتلانے والے انداز پر تکیے کے نیچے سے اپنا والیٹ اور رسٹ واچ نکالتا وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ رسٹ کلر لباس میں ملبوس معمول سے ہٹ کرتا بہت نٹر اور پر اعتماد انداز لیے واقعی نوفل کو چونکا گئی تھی۔ ویری ویل، وائلٹ ٹراؤزر کی جیب میں رکھنے کے بعد کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے بہت مطلع انداز میں اسے سراہتے ہوئے گویا ہوا تھا، اور کون کون سی حقوق ہیں آپ کے؟ ایک ہی بار وضاحت کر دیں تاکہ آئندہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کے حقوق کی ادائیگی اچھی طرح ہو سکے۔ اس کا طنز بہت ذو معنیت لیے ہوئے تھا۔ تبھی تک صبا کا روم روم سلگنے لگا تھا، مگر وہ نوفل احمد کے سامنے کمزور نہیں پڑی۔ تنزن بولی، پہلے اپنے فرائض تو پہچان لیجئے، حقوق کی ادائیگی کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اتنے قریب کہ صبا اس کے وجود سے اٹھتی آفٹر شیو لوشن کی مہک کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ فرائض ان لوگوں کے ادا کیے جاتے ہیں جو خود سے منسلک، اور خود سے منسلک وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی بہت ایمانداری سے کرتا ہوں، اور اس کے نہ تو کوئی حقوق وہ ادا کرتا تھا اور نہ ہی فرائض۔ ایک بار پھر وہ بہت وضاحت سے اس کے وجود سے اپنی لا تعلقی اور ناپسندیدگی واضح کر گیا تھا، اور بہت عجیب سی بات ہوئی، اس سے کسی بھی قسم کی امید اور توقع نہ رکھنے کے باوجود صبا کو اس کے الفاظ نے بہت تکلیف دی تھی۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ چیخ اٹھے، اس سے پوچھے کہ مجھ میں کون سی ایسی کمی ہے جو تمہیں مجھ سے دور کرتی ہے؟ مانا کہ تم نے یہ شادی اپنی ذاتی مفاد کی خاطر کی ہے، مگر مجھ سے اس قدر ناروا سلوک کی وضاحت کیا دو گے؟ بہت سی شادیاں سمجھوتے کی بنیاد پر بھی تو ہوتی تھیں۔ یوں لہجہ بہ لہجہ مجھے مٹی کرنے کی بجائے مجھے کچھ بتائے بغیر سمجھوتے کی راہ پر کیوں نہیں چل پڑے؟ تم کیا جانو نوفل احمد، میری عزت نفس، میرا معصوم سا تفاخر کیسے خاک ہوا ہے؟ مجھے یہ بھیک چاہیے بھی نہیں، اور یہ بھی آپ کی بھول ہے کہ آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو اس لفظ کے ہجے بھی معلوم نہیں، یہ جو آپ ہر وقت محبت کا روگ الپاتے رہتے ہیں، تو یہ صرف ایک ڈھونگ ہے، آپ کا دوگلا پن ہے۔ محبت کا ماسک چہرے پہ لگا کر آپ اپنی فطرت نہیں بدل سکتے۔ محبت کرنے والے آپ کی طرح پلان میکر نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ کسی کو دکھ دیتے ہیں، بلکہ خود سے منسلک ہر رشتے کو اس کا مقام اور عزت دیتے ہیں۔ بری آنکھوں میں آنچ سی اٹھ رہی تھی، کانچ کے پیچھے جیسے شعلے لپک رہے تھے، وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بعض رشتے توک کی مانند ہوتے ہیں صبا بی بی، جنہیں عمر بھر ساتھ گھسیٹنا مجبوری تو ہو سکتی ہے، دل کا شوق نہیں۔ ایسے رشتے جنہیں نہ چاہتے ہوئے انسان اپنا لیتا ہے، ساری عمر آسیب کی مانند سر پر سوار رہتے ہیں، ان کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مجھ سے زیادہ کون ان رشتوں سے واقف ہوگا؟ میں بھی تو بھگت رہی ہوں ایک ایسے ہی آتشی رشتے کو۔ وہ اتنی بدتمیز اور منہ پھٹ نہیں تھی، تلخی، غصہ اور نفرت اس کی سرشت کا حصہ نہیں تھے، مگر یہ نوفل احمد کا ناروا سلوک اور اس کے تلخ و ترش الفاظ ہی تھے جو وہ اس قدر انتہا تک آ پہنچی تھی۔ حالانکہ اس نے بہت برداشت کیا تھا، مگر نوفل میں برداشت کا اتنا مادہ نہیں تھا۔ اوپر سے صبا کے لب و لہجے کی تلخی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، بھینچے ہوئے جبڑے، ماتھے کی سبز رگیں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ تو کیوں بھگت رہی ہیں؟ اتار کر پھینک کیوں نہیں دیتی اس توک کو؟ اس کے لہجے کی سرسراہٹ صبا کو جھنجھا کر رکھ گئی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس سمے نوفل احمد کی آنکھوں میں عجیب و وحشت سی دکھائی دے رہی تھی، جس نے صبا کے وجود میں سنسنی سی پھیلا دی تھی۔ اس کیفیت میں آگے بڑھ کر بہت بے دردی سے نوفل نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا، تو وہ بے اختیار اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ آزاد ہو گئی۔ ابھی شاید وہ مزید ورشتگی کا مظاہرہ کرتی، مگر اسی وقت دروازے کو زوردار انداز میں کھٹکھٹایا گیا، تو وہ اس سے شعلہ بار نظروں سے گھورتا پلٹ گیا۔ آج
जाओ। नौफल का लबो लहजा बहुत मतवाजिन था, गुस्सा या तलखी का शायना तक ना था। और दरवाज़ा खुलते ही नगीन की हंसती मुस्कुराती शक्ल दिखाई दी तो सबा को भी बासरअत खुद को संभालना पड़ा और अपनी इस नई खासियत पर सबा को हंसी भी आई। नौफल अहमद के साथ रहते हुए जाने अभी किस किस खूबी को अपनाना बाकी था। क्या हाल है बड़े लोगों, इसने लिपटते हुए नगीन से हंसकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। हम कैसे बड़े लोग हो गए भाई, जिनसे मिलने के लिए बानफ्स नफीस इनकी खिदमत में हाजिरी देना पड़े, वो बड़े लोग ही हुए ना। वो नौफल की बेजा मसरूफियत पर तंज कर रही थी। इतने दिनों के बाद आई हो और आते ही शिकवे और शिकायत का दफ्तर खोल दिया। अनस कहाँ है? नौफल ने इसे डपते हुए पूछा तो वो बोली, वो भी अम्मी के पास बैठे आप ही की तरह अपनी मसरूफियत गंवा रहे हैं। एक तो तुम खवातीन में शक का मादा बहुत ज़्यादा होता है, मिनटों में शोहर को कटहरे में खींच लेती हैं। वो हंसकर कहता अनस से मिलने के ख्याल से निकल गया तो नगीन ने 2 कदम पीछे हटकर नाकदाना नजरों से इसका सर से पांव तक जायजा लिया था। क्या देख रही हो? सबा ने होंठों पर मसलहत आमेज मुस्कुराहट फैलाते हुए पूछा तो वो मुस्कुराकर बोली, देख रही हूँ कि अब सही मायनों में मेरी भाभी लग रही हो। इसकी बात सुनकर सबा ने दिली इत्मीनान महसूस किया था। आज बतौर खास बरी का नफीस सा कामदानी सूट पहनकर साथ में हल्की फुल्की ज्वेलरी और मेकअप का सामान भी किया था और नगीन को मुतमिन होता पाकर वो खुद भी पुरसकून हो गई थी। हल्के फुल्के से अंदाज में बोली, ये सब फक्त तुम्हारे इत्मीनान और तसल्ली के लिए है, वरना मुझे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इस जमको दमक का सहारा लेना पसंद नहीं। ये सब रस्म दुनिया भी है और दस्तूर भी, खुद के लिए ना सही मगर बाज़ औकात दूसरों की तसल्ली के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। नगीन ने इसे समझाया तो सबा ने मुस्कुराते हुए इसे बाहर की तरफ धकेला और बोली, तो फिर चलो ज़रा मैं अपने भाई की तसल्ली का भी अंदाज़ा कर आऊँ। इनकी तसल्ली तो मुझसे पूछो, जनाब मुझे एक दिन भी यहाँ छोड़ने को राज़ी नहीं है। नगीन ने इसके साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए शिकायती अंदाज में कहा तो वो इसकी कमर में हाथ डालते हुए मुस्कुराहट के साथ बोली, ये तो इनकी मोहब्बत है जो वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते। ओहो, फिर तो नौफल भाई को आपसे इश्क हुआ ना? शादी से लेकर अब तक एक दिन के लिए भी आपको खुद से दूर नहीं किया। इसकी जवाबी शरारत पर सबा को अपनी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर हंसी आने लगी। हाँ बिल्कुल, इनका बस चले तो मुझे छूने वाली हवाओं का भी इस घर में दाखिल होना बंद कर दे। सीटिंग रूम में दाखिल होते हुए वो धीमी आवाज़ में बोली तो नगीन गहरी सांस भरकर रह गई जबकि वो अनस से मिलने लगी। घर में सब कैसे हैं, इन लोगों को भी ले आते, वो कह रही थी। सालहा बेगम को तब हकीकतन इस बात का अदराक हुआ कि वो अपने घर के पुरसकून और मिसाली माहौल में खोकर इस बात को नज़रअंदाज किए हुए थी कि अनस के मुकाबले में नौफल अपनी ससुराल कितनी बार गया था, भला कितनी बार। वो परेशान कुन सोचों में घिरने लगी। तुम क्या ईद का चाँद हो गई हो कि सब तुम्हें देखने के लिए आए? अनस ने मुस्कुराते हुए कहा तो सबा के कुछ बोलने से पहले ही नौफल ने सारा इल्ज़ाम गोया इसी पर रखते हुए खुद को बरील जमा कर लिया। यही बात मैं इन्हें समझाता हूँ भाई, शादी के बाद मैके वाले छूट तो नहीं जाते ना, मगर इन्हें अपने घर की दिलचस्पियों के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। ये तो शुरू ही से ऐसी है और पता है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तबीयत इसी ने पाई है। संवरना, निखारना, हर वक्त किचन में घुसकर नत नई डिशेस तैयार करना। सच में मैं तो तरस गया हूँ इसके हाथ के खानों को। अनस के लबो लहजे से मोहब्बत की आंच उठ रही थी। माँ के अंदाज की मोहब्बत और नरमी सबा के दिल को गुलजार कर गई। इसकी बदलती रंगत नौफल की गहरी निगाह से दूर ना थी। अरे क्या नगीन ने वहाँ अपने जौहर दिखाने शुरू नहीं किए? ये भी किचन की मास्टर न सही स्टूडेंट तो रह चुकी है ना, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। नगीन एहतजाजन साला बेगम से इसकी शिकायत करने लगी। देख रही हैं अम्मी, ये मेरे मियाँ के सामने मेरी तारीफ़ें करने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। डोंट वरी निगी, तुम्हारे कमालात की उड़ती उड़ती बल्कि गिरती फिरती खबरें मैं शादी से पहले भी सुन चुका हूँ। अनस ने भी नौफल की शरारत को आगे बढ़ाया तो वो इन दोनों से उलझने लगी। सालहा बेगम इनकी बातों से लुत्फअंदोज होती पुरशफ़क़त निगाहों से इन्हें देख रही थी। सबा खाने का सामान देखने के लिए किचन में आ गई जहां नूरी इसके इंतजार में खड़ी थी। नूरी के हाथ कोल्ड ड्रिंक्स भिजवाकर वो जल्दी जल्दी टेबल लगाने लगी। पहले ही अनस और नगीन के देर से आने की वजह से टाइम काफ़ी हो चुका था। दूसरा, इसे साला बेगम का भी एहसास था। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वैसे भी इन्हें मेडिसिन भी लेनी थी, इसीलिए सबा ने हस्बे साबिक जल्दी टेबल लगा दी। नूरी आकर इसकी हदायत की रोशनी में इसका हाथ बटाने लगी। वो अंदर गई तो सब कोल्ड ड्रिंक ले चुके थे। भाई खाना लग चुका है, इसने मुस्कुराते हुए ऐलान किया तो अनस हैरान हुआ। इतनी जल्दी? बैठो यार, थोड़ी देर बातें कर ले। नहीं, पहले ही आप लोग इतनी देर कर चुके हैं, मामा की मेडिसिन का भी टाइम हो रहा है। बातें तो खाने के बाद भी हो जाएंगी, वो साला बेगम की व्हील चेयर की पुश्त पर हाथ रखते हुए कह रही थी। अम्मी बहुत लकी हैं, इतना ख्याल तो शायद मैंने भी कभी नहीं रखा था इनका। नगीन हकीकतन सबा की फ़ैन थी। साला बेगम की ज़बानी इसकी इखलाक की तारीफ़ें तो वैसे भी सुनती ही रहती थी, मगर इसकी तरफ उठने वाली नौफल की निगाह में बहुत काट थी। इसे सबा का हर अमल डोंग के सिवा कुछ नहीं लगता था। ये भी एहसास को काबू में करने का एक हरबा था।
यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब सोच लो इन्हें कितना फायदा होगा। इसका अंदाज बहुत सादा और लहजा मुस्कुराहट लिए हुए था। सब ने इसकी तरफ देखा मगर सबा के दिल में तो तीर सा गड़ गया था। इतने दिनों में नौफल के लबो लहजों के उतार चढ़ाव से बहुत अच्छी तरह वो वाकिफ हो चुकी थी। वे इख्तियार ही संजीदगी से बोल उठी, मैं रिश्तों को इनके मुकाम के मुताबिक इज्जत देती और निभाती हूँ। लोगों की तरह रिश्तों से फायदे उठाना मेरी सरशिस्त में शामिल नहीं है। नौफल की इसकी तरफ उठने वाली निगाह बहुत बेसाख्ता और सर्द थी। तंज करना बहुत आसान मगर इसका जवाब अपनी ज़ात पर सहना बहुत मुश्किल होता है। और नौफल अहमद तो हमेशा से अपनी ज़ात को सिमत सिमत रखने का आदी रहा है। किसी से कभी ऐसे रवाबित रहे ही कहाँ थे कि इस तरह की जुमलाबाजी सहता। इसी वजह से सबा का भरपूर तंज इसे बहुत शिद्दत से महसूस हुआ था। दूसरी तरफ सबा को इसकी सिमटती मुस्कुराहट ने बहुत सुकून पहुंचाया था। खाने के बाद चाय का दौर चला था। सभी खाने की तारीफ कर रहे थे सिवाय नौफल के। कैसे मुमकिन था कि नगीन चौंक जाती। भाई आप भी थोड़ी तारीफ कर दें, सभी डिशेस आपकी पसंद की थी। वो अपनी सोचों से चौंका था, फिर कसरतन मुस्कुराकर बोला, मेरे लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। बिल्कुल गलत, सबा के हाथ की बनी तो दाल भी मुर्गी बराबर होती है। नगीन ने खुले दिल से तारीफ की थी। जिन्हें खुद कुछ ना आता हो इनके लिए कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर बल्कि बेहतरीन होता है। अनस ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो सबा ने फौरन इसे टोक दिया। अनस भाई, यही जुमला मुईद भाई के मुकाबले में अब्बू आपके लिए बोला करते थे, है ना? इसकी बात सुनकर मुंह बसोड़ती नगीन हंसने लगी थी, जबकि अनस ने सबा को घूर कर देखा जो अब मुस्कुरा रही थी। भाई अब इस घर का बेदी तो लमकाना डबाए। साला बेगम ने हंसते हुए अनस की साइड ली थी। पुप्पो और अदीना दिखाई नहीं दी। अनिक्सी का दरवाजा भी बंद था। नगीन को दफातन याद आया वो हबीबा की तरफ गई हुई हैं। 1-2 रोज रुकने का इरादा था इनका, साला बेगम ने बताया, जो जरीना बेगम की नंद थी। खैरियत ही ना? नगीन ने पूछा तो वो सरसरी अंदाज में बोली, खैरियत ही है। इनकी बच्ची के रिश्ते का कोई मामला था, इसी सिलसिले में जरीना को बुलाया है। नगीन ने मुतमिन होकर सर हिलाया था। बातों के दौरान टाइम कैसे गुजरा ये पता भी नहीं चला। 11 बज रहे हैं। अनस से रहा नहीं गया था। कलाई उल्ट करके टाइम देखते हुए बोला तो नगीन अनसुनी कर गई, जैसे इसकी तरफ ध्यान ही ना हो। हालांकि कितनी ही देर से वो इसे मुस्तबराना अंदाज में बदलते देख रही थी। मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए, वो मजबूरन नगीन की तरफ मतवज्जा करते हुए बोला। तो सालहा बेगम ने कहा, आज यहीं रुक जाओ दोनों। नहीं आंटी, सुबह ऑफिस जाना है और हो सकता है कल मुझे इस्लामाबाद भी जाना पड़े। इसने बड़े तरीके से माजरत कर ली। फिर वो मतवक्का नजरों से नगीन को देखने लगा जो अभी भी नजरअंदाज कर रही थी। तो फिर आप जाइए क्योंकि नगीन यहीं रहेगी। सबा ने नगीन के शाने पर बाजू फैलाते हुए इससे कहा था तो वो जज्बत होकर रह गया। ये रहने के इरादे से थोड़ी आई थी और वैसे भी मैं 3-4 रोज़ के लिए इस्लामाबाद जाने वाला हूँ, पैकिंग का भी मसला होगा। ये तो और भी अच्छी बात है, आप इत्मीनान से इस्लामाबाद जाएं, नगीन 3-4 दिन यहाँ रह लेगी। और जहाँ तक बात है पैकिंग की, तो हमरा और जोहा है ना, वो कर देंगी। वो तो जैसे सब कुछ तय किए हुए थी। इसके साथ साथ अनस को नगीन पर भी गुस्सा आने लगा जो इसे नजरें भी नहीं मिला रही थी। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अनस इसे किसी भी तौर पर यहाँ ठहरने पर रजामंद नहीं था। ओके, अगर निकी की मर्जी है तो वो संजीदगी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ तो नगीन के होंठों पे मुस्कुराहट फैल गई। अगर आप मुझे पहले बता देते कि कल आपने इस्लामाबाद जाना है तो मैं पहले ही इसे रहने का इरादा करके आ जाती। गाड़ी में तुमसे बात हुई तो थी इस मामले में, वो याद दहानी करा रहा था। मगर नगीन तो यूं भी रुकने की ख्वाहिशमंद थी। बुलंद से बोली, तो फिर ठीक है, जब इस्लामाबाद से वापसी हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। कोई और वक्त होता तो अनस इसके हवास दुरुस्त कर देता, मगर ससुराल में बैठकर वो सिर्फ सोच ही सकता था। बहरहाल इसे नगीन पर सख्त गुस्सा था। ओके, फिर मैं चलता हूँ। वो यूं ही संजीदा सूरत लिए साला बेगम के आगे झुक गया तो इन्होंने इसके सर पर दश्ते शफकत रखा। नौफल से बगल गिर होने के बाद वो सबा से मिला, मगर पोर्च में पहुंचते, गाड़ी में बैठने और फिर गेट से बाहर निकलने तक बूले से भी इसने नगीन की तरफ नहीं देखा था, जो इसकी गैर मतवक्का खामोशी और संजीदगी पर गौर ही करती रह गई थी। ये सोहा किधर है? हमरा को किचन में चाय बनाते देखकर चची जान ने हैरत से पूछा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो जोहा को शाम की चाय बनाने का कह कर गई थी और अब जोहा भी गायब थी। वो तो अपने कमरे में है, कह रही थी कि इन्हें अपनी वार्डरोब सेट करनी है, हमरा ने कहते हुए चाय दम पर रखी थी। वो सर हिलाकर जोहा के कमरे की तरफ बढ़ गई और हस्बे तवक्का इसे बिस्तर पर दराज पाकर इन्हें सख्त गुस्सा आया था। मैंने तुम्हें चाय बनाने का कहा था और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। मुझे कुछ काम करना था, इसीलिए वो कुफ्की से कहती उठ बैठी थी। इनकी तेवरी के बल और गहरे हो गए। एक चाय तो बनानी नहीं आती तुम्हें, और कौन से काम निपटाने थे जो बिस्तर में लेट कर निपटा रही हो? ओफो अम्मी, हमरा बना तो रही है चाय, वो उकताकर बोली तो इन्होंने तेज लहजे में कहा, हमरा तो बना ही लेगी। इससे पहले सबा ने अपने सलीके से सारा घर संभाला हुआ था। मुझे तो हसरत ही रह गई कि तुम भी कुछ संवार लो। एक चाय बना लेने से क्या संवर जाएगा भला? तुम्हारी जिंदगी तो संवर जाएगी ना। जोहा जैसे दफतन ही इनकी नाराजगी का मतलब पा गई। मैं जैसी हूँ वैसी ही बहुत अच्छी हूँ, मेरा यूँ भी बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा, वो ठीके लहजे में बोली थी। फजूल बातें मत करो, कुछ अरसे में शादी हो जाएगी और रोटी तक डाली नहीं आती तुम्हें।
मुईद तो आदी है बेहतरीन खाने का। मुईद आदी है तो मैं क्या करूं? मेरा यहाँ क्या तस्करा? इसके तेज़ लहजे पे वो नापसंदीदगी से इसे टोक गई। तुम्हें इन सब बातों का ख्याल होना चाहिए कि मुईद को क्या पसंद है और क्या नहीं। इससे रिश्ता तय हो रहा है तुम्हारा। मुझे इसके मुतालिक ये हिसाब किताब रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप लोग भी खवामखा रिश्तों का जोड़ तोड़ मत करें। मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, किसी के लिए बदल नहीं जाऊंगी। इसके सामने बैठते हुए वो गुस्से से बड़े अंदाज में बोली थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा खवामखा के रिश्ते? आपको कम अज़ कम मुझसे तो पूछना चाहिए था। वो अभी भी नागवारी से कह रही थी। चची जाने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हमेशा ही इसे नापसंद रही थी, मगर इस वक्त इन्होंने बामुश्किल तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा, इससे पहले कौन से काम तुम्हारे मशवरे से हो रहे थे जो इस मामले में, इस अहम मामले में तुम्हारी राय दी जाती, और फिर तुम्हें क्या एतराज़ है? क्यों? मुझे कौन सा मिस्टर परफेक्ट से ब्याह रहे हैं आप लोग जो मुझे एतराज़ नहीं होगा? आप ताईजान से इनकार कर दें बस। इसने अपने मखसूस लठमार अंदाज में कहा। तो वो इन्हें ज़रा बराबर उम्मीद नहीं थी कि वो इतने साफ अंदाज में मना कर देगी। तुम हवास में तो हो, क्यों मना कर दूं? मैं तो शुरू ही से इंतज़ार में थी कि इस रिश्ते की बात करूं। इस बात ने सुहा को सरतापा सुलगा दिया था। ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं इसमें? या मैं इतनी फजूल हूँ कि आप इस शख्स के इंतजार में दिन गिन रही थी? वो चटक कर रह गई। बकौमत इन्होंने इसे झाड़ दिया था। ख़ानदान का बेहतरीन लड़का है मुईद। सब घरों में तबीयत और किरदार की मिसाल दी जाती है। कोई एक खामी भी हम लोगों ने नहीं देखी। तुमने देखी है तो कहो। और बीबी, हीरे तो तुम में भी नहीं जड़े हैं। फिर भी आपा ने खुद इस रिश्ते की बात की है। मैं किसी की खूबी या खामी की बात नहीं कर रही, बस मुझे इससे शादी नहीं करनी है। इसकी सोच में बहुत फ़र्क है। इसकी और मेरी सोच में बहुत फ़र्क है। इसने तेज़ लहजे में कहा तो वो भी इसी के लबो लहजे में बोली, तुम्हारा सिर्फ दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं। खबरदार जो मुझसे ये किताबी बातें करने की कोशिश की तो। बड़े बैठे हैं तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला करने वाले, और बेहतर ही करेंगे। मैं किसी भी सूरत मुईद से शादी नहीं करूँगी। मेरी इससे नहीं बन सकती। इतना बेहतरीन रिश्ता? इसने गुस्से से कहना चाहा तो वो इनकी बात काट कर तल्खी से बोली, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इतने बेहतरीन शख्स के लिए कोई बेहतरीन लड़की ढूंढे। यही समझ के मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तुम चुप रहो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। और कुछ नहीं, वो चिढ़ गई थी। ये बातें इसकी बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं लग रही थी। मैं यूं ही नहीं कह रही अम्मी, ये वाकई सच है। आप मुईद से पूछ लें, वो सिर्फ ताई जान की फर्मा बरदारी में इस रिश्ते पर हामी बढ़ रहा है। हम दोनों के ख्यालात बिल्कुल हर बात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। वो जिद हो गई थी। इसका ख्याल था कि अम्मी कुछ सोचने में मजबूर हो जाएंगी, मगर इधर तो लग रहा था कि वो जाने कब से इस रिश्ते की राह तक रही थी। इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? मियाँ बीवी के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ही एक दूसरे को जानने और समझने का अमल वक़्व पजीर होता है, ना कि खुदा ऊपर ही से जहनी मुताकत करके भेजता है। और तुम दोनों तो फिर कज़न्स हो। बिल्कुल अनजान फरीकों में भी शादी के बाद इस कदर जहनी मुताकत देखी गई है कि यकीन नहीं आता। वो अटल अंदाज में कह रही थी। जोहा को अब रोना आने लगा। भला वो मुझसे से शादी कर सकती थी? इससे ज़्यादा जिल्लत और अहानत की और कौन सी बात होती? वो न सिर्फ जोहा और उमर के अफेयर से वाकिफ था, बल्कि खुद भी किसी और लड़की से कमिटेड था। ये सब कुछ जानते हुए, समझते हुए भी इससे शादी करना जोहा को मौत के बराबर लग रहा था। आप लोगों को सिर्फ अपनी खुशी से निस्बत है। मेरी मर्जी, मेरी खुशी की किसी को कोई परवाह नहीं। मैं किसी तौर पर भी इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ। वो आंसू बहाने लगी थी। चची जान को इसके फजूल बातें बचकाना जिद पर गुस्सा आने लगा। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि जानते हैं कि तुम भी मुईद के साथ बहुत खुश रहोगी। तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी खुशी का एहसास रखते हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। मैं इतनी परफेक्ट नहीं बन सकती जितना कि वो है। मुझसे बावर्ची खाना या धोबन वाले काम नहीं होते, और ना ही मैं इस मामले में किसी का रोब बर्दाश्त करूँगी। कल को घर का माहौल ख़राब होने लगा तो कसूरवार मुझे मत ठहराइएगा। इसने आंखें रगड़ते हुए अपने तीर इन्हें दिखाए। मतलब यही था कि शायद वो इस तरह ही इस इरादे से बाज आ जाएंगी, मगर वो इत्मीनान से बोली, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगी। कौन सा कहीं रुखसत होकर जाना है? वही लोग, वही माहौल रहेगा। दूसरे जब जिम्मेदारी पड़ेगी सर पर तो खुद ब खुद आटे दाल का भाव भी मालूम हो जाएगा। वो उठ खड़ी हुई थी। फिर जाते हुए उसे गोया तंबी करते हुए बोली, और ये जो अपने दिमाग की टेढ़ है ना, इसे सीधा कर लो। मैंने तुम्हारी उल्टी सीधी बातें सुन ली। तुम्हारे बाप के कानों में बिनक भी ना पड़े तो कयामत आ जाएगी अगर बिनक भी पड़ गई। जानती हो ना अच्छी तरह, मुईद इस घर का अजीज़ तरीन बच्चा है। इसके जाने के बाद जोहा पर झंझलाहट और इश्तिहाल का शदीद हमला हुआ था। अजीज़ तरीन बच्चा? एक मैं ही नापसंदीदा तरीन और फालतू फर्द हूँ। इसने तकिया उठाकर फेंक दिया था। बेडशीट घसीट कर एक तरफ डाल दी। इस पर भी गुस्सा कम नहीं हुआ तो गमो गुस्से से उठकर टहलने लगी। वो तो जैसे नवाबजादा है। हर शय इसकी मनपसंद और इसकी मर्ज़ी के मुताबिक। हर क्रेडिट, हर खाने में, चाहे मैं अपने जज्बात और एहसासात पर पत्थर रखकर अपनी तमाम उम्र की खुशियों की
قربانی بھی کیوں نہ دے دوں، اس سے شادی کے لیے حامی بھروں۔ کل کو یہی کہا جائے گا کہ موحد حسن نے زوہا سے شادی کر کے اس پہ احسان کیا ہے، اس کے والدین کی لاج رکھی ہے، وہ کیا دکھ سہ پائیں گی؟ مگر میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ تمہارا یہ عزیز بچے والا امیج تہس نہس کر دوں گی۔ ابھی تمہارا زوہا میر سے واسطہ نہیں پڑھا، تمہاری ساری فرما برداری دھری کی دھری نہ رہ گئی تو میرا نام بھی زوہا میر نہیں۔ وہ مطمئنہ انداز میں سوچ رہی تھی۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک قسط نمبر 9۔